सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर पुष्पम वर्मा और आज की चर्चा है कक्षा 8 के वसंत पाठ पुस्तक के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ से। यह पाठ एक निबंध है, गद्य विधा में निबंध विधा है और इसे हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के माध्यम से हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हमें यह बताते हैं कि हालांकि आज सभी जगह हमें भ्रष्टाचार, केवल बुराइयां, दोषी दोष दिखाई देती हैं। समाचार में भी, समाचार पत्र को उल्टे तो उसमें भी विभिन्न तरह के नकारात्मक समाचार, विभिन्न तरह के नकारात्मक समाचार देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद जीवन में बहुत सारे ऐसे पल हैं जब अनजाने लोग हमारी मदद करते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर कोई कुछ तो है, कोई तो है, कहीं तो कुछ है जहाँ भी ईमानदारी और अच्छे लोग, अच्छाइयाँ शेष बची हुई हैं। अपने इस निबंध के माध्यम से हज़ारी प्रसाद द्विवेदी यह बताना चाहते हैं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, कैसा भी दिन आए, मेरे साथ कैसा भी बुरा व्यवहार हो, पर कभी भी मुझे गलत सोचने पर विवश नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं तुम्हारे छवि पर संदेह कर सकूं, मैं तुम्हारे दया, माया, ममता भाव, परोपकार भाव पर संदेह कर सकूं। पाठ के शुरू में देखते हैं तो सबसे पहले तो यह गद्य की निबंध विधा है और इसके लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कार्यक्रम चर्चा के दौरान आपको ये बताया जा चुका। यह एक प्रेरणात्मक निबंध है और इस निबंध में लेखक प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करता है और यह उम्मीद और आशान्वित है कि हमारा भारत, जिसकी कल्पना हमारे मनीषियों ने, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने की थी, जिस भारत की कल्पना, यह भारत उनके सपनों का भारत ज़रूर बनेगा। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, ये उनके सपनों का भारत और भी स्वनामधन्य बहुत सारे महान लोग इस भारत भूमि पर हुए, यह उनके सपनों का भारत बनेगा। आज की सामाजिक अवस्था जहाँ तो लूट, चोरी, डकैती, छल, अपराध, इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। इसके बावजूद लेखक निराश नहीं है और न ही वह हमें निराश होने के लिए कहता है। इस पाठ में आगे चलें तो लेखक बताता है कि किसी भी इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अच्छाई और बुराई दोनों। बुराई हमें ज़्यादा देर तक इसलिए याद रहती है क्योंकि हम उसे ही ढोते रहते हैं, उसे ही याद रखते हैं। अच्छाइयों को हम याद नहीं रखते। हमेशा होता क्या है हमारे जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, कि हम अच्छाइयों को उतना ध्यान से अच्छाइयों को दिमाग में नहीं रखते। बुराइयां बहुत जल्दी दिमाग में आती हैं। आप देखते भी होंगे दोस्तों में कि अच्छी आदतें सीखने में काफ़ी वक्त लगता है, नहीं भी सीख पाते हैं कोशिश करने के बावजूद, लेकिन गलत संगत में गलत चीज़ों की प्रवृत्ति आप में बहुत जल्दी हावी हो जाती है। और निबंधकार आशान्वित है कि मानवता जीवन का यह अंधकार अवश्य, मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त होगा, आशा का सूर्य उदित होगा।
सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचार पढ़कर मन उद्विग्न हो जाता है। लेखक ऐसा लिखते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को खोज में ही व्यस्त रहते हैं और आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का मूल्य ही नहीं है। दुख का विषय है कि हम गुण को कम किंतु दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और मुख्य चिंता का विषय यही है। लेखक भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार रूप में देखने का विश्वासी है। लेखक का मन यह देखकर दुखी हो जाता है कि लोग आज गांधी, तिलक, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ के आदर्शों से क्यों विमुख हो गए हैं। गांधी के रामराज्य की कल्पना, जिसका मूल अभिप्राय था दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, से आज के शासक कोसों दूर हैं। हमारे मनीषियों की महानता उनके आध्यात्मिक चिंतन की थी। भारत हमेशा से ज्ञान में विश्व गुरु रहा है और लेकिन आज क्या हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्य है हमारा, हम उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। अभी भी यह देश विभिन्न जातियों परिवारों का संगम रहा है। संपूर्ण दुनिया में विश्व बंधुत्व का आदर्श स्थापित करने वाला यह देश सांप्रदायिकता से और वैमनस्य से जूझ रहा है। ईमानदार व परिश्रम देखा जाता है कि ईमानदार व परिश्रमी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं और फरेबी तथा असामाजिक तत्व सुखी जीवन जी रहे हैं। यानी कि जो गलत कर रहा है वह बहुत अच्छे से है और जो सच के रास्ते पे, ईमानदारी और परिश्रम के रास्ते पे चल रहा है वह बहुत कष्ट में है। दूसरी चीज, जो गलत काम कर रहे हैं वो तरक्की कर रहे हैं। और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी सीधे व्यक्ति को या जो कहता है, जो आदर्शों की बात करता है, महानतम लक्ष्यों की बात करता है, लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। लेकिन यहाँ निबंधकार आशान्वित है तो कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं और अब संस्कृति का यह झोंका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः ऊपर से चाहे स्थिति जैसी भी दिख रही हो, पर आंतरिक स्थिति से भारत अब भी महान है, उसमें वह चरित्र आज भी विद्यमान है। निबंधकार आगे कहते हैं कि आज जो सर्वत्र उहापोह की स्थिति बनी हुई है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नियम कायदे बनाता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार नियमों में बदलाव भी करता है। संशोधन करते वक्त जहाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं, जहाँ उससे भूल हो जाती है, वहाँ सदियों तक उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सुविधापूर्ण वर्ग जो है, जो पहुँचे हुए लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो हर जगह, सुविधापूर्ण कहने का मतलब जिनकी पहुँच हर जगह आसानी से हो जाती है, उसे अपनी हिसाब से मोड़ लेते हैं। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और उस दोषों का निराकरण होते रहते हैं। लेकिन ऐसे टकराव के स्थिति देखकर भी हमें निराश नहीं होना है। और इन बातों के ये में लेखक आगे बताते हैं, आगे दो घटनाओं का जिक्र करते हैं। पहला तो यात्रा के दौरान जब वो टीटी को 10 रुपए की जगह 100 का नोट दे देते हैं और टीटी उन्हें किसी तरह खोजता हुआ उनके पास आता है और उन्हें वो पैसे लौटाता है तो उन्हें वो धन्यवाद देते हैं। दूसरी घटना वो अपने बस सफ़र की बताते हैं, जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ जाने से पहले ही बस ख़राब हो जाती है। सारे यात्री परेशान होते हैं, उनका खुद का बच्चा होता है, वो भी दूध के लिए चिल्ला रहा होता है, कुछ बूढ़े जन पानी के लिए, वृद्धजन जो हैं वो पानी के लिए परेशान हैं, गर्मी से हालत ख़राब है सबकी। लेकिन इतने ही में कंडक्टर एक साइकिल लेकर भाग जाता है तो लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को घेर लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुम डाकुओं से मिले हुए हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही इसी रास्ते में डाकुओं ने बस को लूटा था। तो कहते हैं डाकुओं से मिले हुए हो, इसलिए
हम तो तुमको मारेंगे। ऐसे में लोग कुछ लेखक लोग जैसे जो लोग हैं वो बीच बचाव करते हैं, लेकिन होता क्या है, अचानक से दिख जाता है वो कंडक्टर और उसके पीछे आती हुई बस। कंडक्टर के हाथ में दूध भी होता है, पानी भी होता है। जिन लोगों को प्यास लगी होती है वह उन्हें पानी के देता है, और जो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उन्हें भूख से बिलख रहे हैं, उन्हें दूध देता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदें अभी शेष हैं, मानवता अभी शेष है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर और लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यद्यपि वातावरण विषाक्त है, मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून उसके लिए बाधक हैं, इसका उपाय परिस्थिति से पलायन नहीं है। हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए, सत्य का कभी पराभव नहीं होता। अतः भारत अपनी महानता अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि मनुष्यता के गुण अभी बाकी हैं। अभी भी समाज में दया, माया, ममता, प्रेम भाव अभी भी बचे हुए हैं। और ऐसे में ही लेखक प्रार्थना करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रार्थना को दोहराता है, जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े भगवान, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे से इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यह मूलतः पाठ है, और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण डाउनलोड होने में अपलोड करने में परेशानी होती है, इसलिए आज पाठ की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और आगे प्रश्नोत्तर को देखना, समझाना अगले दिन। धन्यवाद।